हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नॉलेज विद किरण में। आज एक नए वीडियो के साथ आज हम यहाँ पे 9 जनवरी 2023 में हुए ईवीएस के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करेंगे। हमारा पहला सवाल है, एक अध्यापक की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो एक व्यंजन है जो बना है। देखिए, महाराष्ट्र की टीचर है और भरली वांगी का उदाहरण दे रही है जो कि किससे बना है। ऑप्शन देखिए, सादा दाल का सट्टू, छोटे छोटे भरवा बैगन से, ताज़ी पॉम्फ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन, या फिर आलू फूलगोभी और मटर की कढ़ी। देखिए, भरली वांगी यह क्या चीज़ से बना है? यह बना है छोटे छोटे भरवा बैगन से, जिसको महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? भरली वांगी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही जवाब। ओके, देखिए यहाँ पे 2 नंबर सवाल है। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख इन्हें उड़ने में मदद करते हैं तथा यानी उड़ने में मदद करने के अलावा इनके पंख और कैसे हेल्पफुल होते हैं उनके लिए। ऑप्शन देखिए, विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में। ऐसा नहीं है ना पंख के द्वारा भोजन खाते हैं, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग हुआ। उन्हें गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही, पंख पक्षियों को गर्म रखते हैं। विभिन्न तरीकों से चलने में, देखिए चलने में पंख का कोई योगदान नहीं है। उन्हें जल सह बनाने में यानी जल में तैरने में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा बी और डी सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। देखिए हमारा अगला सवाल है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उनके आंतरिक कान और शरीर पे बाल होते हैं, उनके आंतरिक कान होते हैं या शरीर पे बाल नहीं होते, उनके बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, उनके बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं। देखिए यहाँ पे होगा उनके बाहरी कान, जो मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए, जो पशु अंडे देंगे उनके शरीर के बाहरी कान नहीं होंगे और ना ही शरीर पे बाल होंगे, ठीक है। और जो पशु अंडे देंगे, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देंगे, उनके शरीर पे बाल भी होंगे और उनके कान भी होंगे जो कि बाहर से दिखेंगे। तो यहाँ पे बोला है अंडे देने वाले पशु की विशेषता है, तो उनके बाहरी कान नहीं होंगे और शरीर पे बाल भी नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे हमारा जवाब नंबर 3 सही होगा, उनके बाहरी कान नहीं होंगे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, आप प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे हमारा 3rd नंबर जवाब सही है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा 4 नंबर सवाल है, वह पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पे कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची। देखिए माउंट एवरेस्ट की बात कही गई है। ऑप्शन देखिए, बैचेंद्री पाल, कल्लम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स या फिर सूर्यमणि। देखिए भारत की पहली महिला थी वह कौन? बैचेंद्री पाल। और विश्व की 5वीं महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, कब चढ़ी? 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। मतलब उसी साल इन्होंने वहाँ पे चढ़ा दोपहर 1:07 पे। और प्रॉपर डेट बोला जाए तो वह है 23 मई 1984। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। हम कार्य क्यों करते हैं? ऑप्शन देखिए, यश कमाने के लिए, ऐसा नहीं है ना हम बस फेम कमाने के लिए करते हैं। मनोरंजन के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अपने व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, बिल्कुल सही है ना, हम अपने परिवार तथा अपना भरण पोषण के लिए काम करते हैं। हमारा 3rd नंबर जवाब सही है, ऑप्शन डी नंबर। देखिए ऊर्जा बचाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्य में तो हम ऊर्जा देंगे ना, बचाएंगे थोड़ी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3rd जो है सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे कौन सा सही है आपको चुनना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है, उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर हाथी रहते हैं, ये भी रॉन्ग है। हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो हाथी होते हैं वह 14-15 वर्ष की आयु के बाद झुंड को छोड़ देते हैं, ये सही है। 4 नंबर में है, उनके झुंड में केवल मादाएं और हाथियों के बच्चे रहते हैं, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जब वो मेल हाथी झुंड को छोड़ देते हैं तो उसमें केवल मादाएं और हाथियों के बच्चे शेष रह जाते हैं। तो यहाँ पे डी भी सही है। तो यहाँ पे सी और डी सही है हमारा, यानी 3rd नंबर जवाब सही है। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर सवाल है, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। ओके, तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है मिजोरम में जो भाषा है, प्रमुख भाषा है बोली जाने वाली। ऑप्शन देखिए, मिजो, लुएसी, कुकी, खासी, असमी, मेटिलॉन अंग्रेजी, माओ और बंगाली।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। मिजो लुसेई कुकी मिजोरम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि यह महंगे होते हैं, कई साल लगते हैं बनने में इन्हें कई साल लगते हैं, या फिर प्रदूषण फैलाते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। देखिए पेट्रोलियम जो कोयला है ना, ये इसलिए अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है इनको क्योंकि इन्हें बनाने में कई साल लगते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। अगला सवाल है, पर्वतारोही यानी पर्वत पे चढ़ने वाले जो लोग हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। ऐसा नहीं है कि वो खाना पकाने के लिए ऑक्सीजन ले जाते हैं। अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, ये भी रॉन्ग है। सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। देखिए ये बिल्कुल सही जवाब है। पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है क्योंकि जब वो ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो जाएगा, उस समय उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वह काम आएगा। डी नंबर देखिए, टेंट लगाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा थर्ड नंबर जवाब सही है। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश है। अरब सागर देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, या फिर गोवा, महाराष्ट्र, केरल। तो देखिए अरब सागर के किनारे जो पड़ेंगे ना, वह शहर है गोवा, महाराष्ट्र, केरल। इनका जो तट है वह अरब सागर का तट है। तो हमारा यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल है, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्य गनाए सिर पर 7 से 8 पीपल के पेड़ को संभालती है कहलाता है। देखिए राजस्थान का पारंपरिक नृत्य पूछा है जिसमें घूंघट वाली महिलाएं जो है 7 से 9 पीपल के पेड़ को अपने माथे पे लेके डांस करती है और उन्हें बैलेंस करती है। भरतनाट्यम, कालबेलिया, भवाई, तेहर, टाली। तो देखिए यह जो डांस है, फोक डांस है राजस्थान का, वह है भवाई। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, मधुबनी एक प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, झील है राजस्थान में, बिहार की शॉल है, आंध्र प्रदेश की साड़ी है, बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, और बिहार का एक स्थान है। देखिए मधुबनी क्या है, बिहार की एक लोक कला चित्रकारी है, ठीक है, जिसमें चावल, आटा, हल्दी मिला के जो है प्राकृतिक रंगों से दीवारों पे पेंट किया जाता है घर के आंगनों में। और ये मधुबनी एक बिहार का स्थान भी है। तो हमारा जो है बी और ई जवाब सही है, सॉरी डी और ई, यानी 4 नंबर जवाब हमारा सही है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर सवाल है, सुमित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते और लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे और लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है। कौन सा पर्यावरण शिक्षण उद्देश्य सम्मिलित है? देखिए, उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना बिल्कुल है। क्यों? यहाँ पे बच्चा हाई लेवल का आलोचनात्मक सोच विकसित कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है कि एक पक्ष का पॉजिटिव भी सोच रहा है, नेगेटिव भी सोच रहा है। देखिए बी नंबर ऑप्शन, व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना कि सौंदर्य के प्रति आप सेंसिटिव हो रहे हो या फिर सांस्कृतिक नजरिया यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। अवलोकन और चित्रण के आधार पे समझ विकसित करना बिल्कुल सही है। सबसे पहले यहाँ पे चित्र देख रहा है ना बुक में, तो यहाँ पे चित्रण के आधार पे है और अवलोकन यानी ऑब्जर्व भी कर रहा है, तो ये भी सही होगा। सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। देखिए ये एक सामाजिक घटना है ना, क्यों? यहाँ पे जेंडर बायस हो रहा है, रूढ़िवादी है सोच है कि लड़के यही काम करेंगे, लड़कियाँ यही काम करेंगे, तो इसके बारे में बच्चे जिज्ञासु बन रहे हैं और उनका संज्ञानात्मक क्षमता विकसित हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ए, सी और डी, ये तीनों जो ऑप्शन है हमारा सही जवाब है। कि अगला सवाल है, भारत की राजधानी के स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः है। ठीक है, किसके सापेक्ष? भारत की राजधानी, यानी यहाँ पे है दिल्ली, दिल्ली के सापेक्ष आपको बोलना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो दिल्ली के सापेक्ष अगर देखा जाए तो लखनऊ यहाँ पे होगा और जयपुर राजस्थान यहाँ पे होगा। तो अब पूछा है कि उनकी दिशाएं क्या होगी। देखिए जिसके सापेक्ष बोला गया है ना, वहीं से आपको देखना है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे, ये हुआ आपका नॉर्थ, साउथ, आपका वेस्ट, ये ईस्ट। तो देखिए लखनऊ क्या है? लखनऊ है साउथ ईस्ट और राजस्थान क्या है? साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो हमारा ए जो है सही जवाब होगा।
देखिए आखिरी सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करता है? शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है, बिल्कुल सही। अधिगम एक अंग है जो शिक्षा का एक अंग है जो जीवन पर्यंत चलता है। विद्यार्थियों के उपलब्धि तथा उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराता है। देखिए ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों को सिर्फ क्या नहीं आ रहा है उनकी उपलब्धि को जांचना है, ऐसा नहीं है। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि व अनुभव के बारे में अवगत कराता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन जो सही हुआ वो है ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। चैनल पे बने रहिए और भी वीडियो के लिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।